बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। दोस्तों, 1857 की क्रांति वो पहली क्रांति थी जिसमें हिंदू और मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग लड़ी थी। इस जंग ने अंग्रेजी हुकूमत के पैर हिला दिए थे। अंग्रेजों को एहसास हो गया था कि अब हिंदुस्तान में उनके दिन खत्म होने वाले हैं। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति का जिम्मेदार मुसलमानों को ठहराया और ये सच भी था, क्योंकि इस क्रांति को मुसलमानों ने ही लीड किया था। तकरीबन 5 लाख मुसलमान इस जंग में शहीद हुए थे। इस जंग के बाद अंग्रेजों ने जानबूझकर मुसलमानों के साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया। मुसलमानों को सताया जाने लगा। एजुकेशन से मुसलमानों को दूर रखा गया। यहाँ तक कि मुसलमानों को फौज में भर्ती करना भी बंद कर दिया गया। भारत की आजादी की चिंगारी इसी जंग के बाद फूटी थी। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को ये समझ आने लगा था कि अगर भारत के हिंदू और मुसलमान एक रहे तो उनका भारत में रहना मुश्किल है। इसी वजह से अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों में फूट डालनी शुरू कर दी। इसी दौर में भारत के बड़े बड़े समझदार लोगों को एहसास हुआ कि भले ही हम अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत से नहीं निकाल पा रहे, मगर हमारे ही देश की हुकूमत में सिर्फ अंग्रेज ही हुकूमत क्यों करे, हमारा भी हक है हुकूमत में शामिल होने का। लिहाजा 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ। इस वक्त तक अंग्रेज पूरी तरह से कम्युनल हो चुके थे। अंग्रेज हिंदू पंडितों को मुसलमानों के खिलाफ बोलने के लिए पैसे देते। ठीक इसी तरह फर्जी मौलवियों को भी हिंदुओं के खिलाफ बुलवाया जाता ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई बनी रहे। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़वाने का सबसे बड़ा प्लान बनाया 1905 में। बंगाल, जो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा राज्य या प्रांत था, जिसमें आज का बांग्लादेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और असम के कुछ हिस्से शामिल थे। बिहार, उड़ीसा की तरफ हिंदुओं की तादाद ज्यादा थी, जबकि बंगाल की तरफ मुस्लिम ज्यादा थे। इस वक्त ब्रिटिश इंडिया का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति को आगे बढ़ाया और बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए। एक तरफ हिंदू ज्यादा तो दूसरी तरफ मुस्लिम ज्यादा। इस बंटवारे की वजह से दोनों तरफ के लोग गुस्सा हो गए और अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति छेड़ दी। बंगाल के लोगों ने अंग्रेजी सामानों का बायकॉट करना शुरू कर दिया और भारतीय सामानों का इस्तेमाल करने लगे। इस आंदोलन को स्वदेशी मूवमेंट कहा गया। बंगाल का बंटवारा अंग्रेजों की वो पहली सोची समझी साजिश थी जिसने आगे चलकर भारत के टुकड़े करने की नींव रखी। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी बनने के बाद से भारत के मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति खराब होती चली गई। इसकी वजह ये थी कि कांग्रेस में अधिकतर नेता हिंदू समाज से थे। यही वजह थी कि 1906 में ढाका में भारत के सभी मुस्लिम लीडर्स जमा हुए और मुसलमानों के हक की आवाज बुलंद करने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहा गया। इस पार्टी की कमान आगा खान के पास थी, मगर अभी तक मोहम्मद अली जिन्ना की इस पार्टी में एंट्री नहीं हुई थी। जिन्ना कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। दोस्तों, यहाँ थोड़ा जिन्ना के बारे में जान लीजिए ताकि आगे की कहानी समझने में आसानी हो। जिन्ना लंदन से पढ़े एक बड़े वकील थे। दारू, सिगार और सुअर का मांस खाना उनका शौक था। वो इस्माइली शिया थे, मगर उनके विचारों में अंग्रेजियत ज्यादा थी। जिन्ना एक लिबरल और सेकुलर इंसान थे। जब मुस्लिम लीग पार्टी बनी तो कांग्रेस को ये डर सताने लगा कि कहीं मुसलमान इस पार्टी की ओर न चला जाए। इसी वजह से कांग्रेस ने 1906 में जिन्ना को अपनी पार्टी में शामिल किया और उन्हें मुसलमानों के लीडर के रूप में प्रमोट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, 1909 में अंग्रेजों ने एक बार फिर हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने का प्लान बनाया। वायसराय लॉर्ड मिंटो सेक्रेटरी जॉन मॉर्ले के साथ मिलकर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 लेकर आते हैं, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। इस एक्ट में अंग्रेजों ने मुसलमानों को अपनी तरफ मिलाने के लिए सेपरेट इलेक्टोरल के जरिए मुसलमानों की सीटें रिजर्व कर दी, जिसमें ये था कि जो सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व की गई हैं, वहाँ का कैंडिडेट भी मुस्लिम होगा और उसको वोट देने वाले भी सिर्फ मुसलमान ही होंगे। अब इस एक्ट के आने के बाद मुस्लिम लीग तो खुश हो गई, मगर कांग्रेस ने इस एक्ट को उस वक्त तो मानने से इनकार कर दिया। मगर 1916 में कांग्रेस इस पर एग्री हो गई।
इसके बाद 1913 में मुस्लिम लीग जिन्ना के पास जाती है और जिन्ना को मुस्लिम लीग ज्वाइन करने के लिए प्रेशराइज करती है। जिन्ना मुस्लिम लीग ज्वाइन कर लेते हैं मगर कांग्रेस से अलग नहीं होते, यानी जिन्ना एक ही वक्त में दोनों पार्टियों में एक्टिव मेंबर बने रहते हैं। जिन्ना के इस कदम का फायदा 1916 में देखने को मिलता है। दिसंबर 1916 को जिन्ना लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ही मंच पर लाकर खड़ा कर देते हैं और कुछ शर्तों के साथ एक एग्रीमेंट कराते हैं जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस पैक्ट में ये था कि दोनों पार्टियां मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ सेल्फ गवर्नेंस यानी स्वराज की मांग करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी तक देश की आजादी का ख्याल किसी के दिमाग में भी नहीं आया था, बल्कि बात सिर्फ स्वराज तक चल रही थी। यानी भारतीय नेता चाहते थे कि अंग्रेज भारत में रह तो सकते हैं मगर भारत पर हुकूमत भारतीयों की भी होनी चाहिए। 1915 में महात्मा गांधी की एंट्री हो जाती है। इससे पहले तक गांधी साउथ अफ्रीका में वहां के लोगों की आजादी के लिए लड़ रहे थे। गांधी ने अपने इसी एक्सपीरियंस का इस्तेमाल भारत में भी किया। गांधी लाठी टेकते हुए पूरे भारत में घूमने लगे, जिससे लोगों में उनकी मकबूलियत बढ़ती चली गई। जब 1920 में अंग्रेजों ने सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े कर दिए थे और वहां से खिलाफत खत्म कर दी, तब भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। इस आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहा गया। ये आंदोलन इतना फैलने लगा कि गांधी ने भी इस आंदोलन में शामिल होने का फैसला कर लिया। दरअसल गांधी की सोच ये थी कि जिस तरह अंग्रेज हिंदू मुसलमानों के बीच डिवाइड एंड रूल की नीति अपना रहे हैं, ठीक उसके उलट हम यूनाइट एंड फाइट की नीति अपनाकर हिंदू और मुसलमानों को एक करेंगे। मगर गांधी का खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करना हिंदूवादी संगठनों को रास नहीं आया, खासकर हिंदू महासभा को। इसी वजह से कई हिंदूवादी नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी, जिनमें से एक थे डॉक्टर हेडगेवार, जिन्होंने बाद में 1925 में आरएसएस की नींव रखी। जब गांधी ने खिलाफत आंदोलन का साथ दिया था, तब कई मौलवी मौलाना नेता लाइमलाइट में आ गए थे। भारतीय राजनीति में उनका कद बढ़ता चला गया। इस बात से जिन्ना काफी नाराज हो गए। उन्होंने कांग्रेस से कहा कि जब मैं मुसलमानों का लीडर हूं, तो इन मौलवियों को इतना प्रमोट क्यों किया जा रहा है। बस इसी खुन्नस में जिन्ना ने 1920 में कांग्रेस छोड़ दी और पूरी तरह से मुस्लिम लीग के एक्टिव मेंबर बन गए। यहीं से जिन्ना में मुसलमानों का लीडर बनने की ख्वाहिश पनपने लगी। 1920 से 1930 तक जिन्ना थोड़े थोड़े सांप्रदायिक होने लगे थे। 1927 आते आते देश का माहौल बदलने लगता है। अंग्रेज अब एक नई चाल चलते हैं। अंग्रेज भारत के संविधान को बदलने के लिए एक कमेटी बनाते हैं जिसमें 8 मेंबर होते हैं और ये सारे मेंबर अंग्रेज ही होते हैं। इसे साइमन कमीशन के नाम से जाना गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसका विरोध कर दिया। दोनों पार्टियों का कहना था कि इस नए संविधान की कमेटी में किसी भी भारतीय को शामिल क्यों नहीं किया गया। हमारे ही देश में राज कर रहे हो, हमारे ही देश में बदलाव कर रहे हो और हमें ही नहीं पूछ रहे। इसके बाद साइमन कमीशन का इतना विरोध हुआ कि लोग अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने लगे। अंग्रेजों को झुकना पड़ा और फिर बर्किनहेड ने भारतीय नेताओं से कहा कि अगर आपको हमारा संविधान पसंद नहीं है तो आप अपना खुद का संविधान बना लीजिए, हम भारत में वही संविधान लागू कर देंगे। अब मौका भारतीयों के हाथ में था। 1928 में कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू की लीडरशिप में एक रिपोर्ट तैयार की जो देश का पहला देसी संविधान था। मगर ये रिपोर्ट देखते ही जिन्ना नाराज हो गए, क्योंकि जिन्ना के अनुसार कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ अन्याय किया है। इस नए संविधान में कांग्रेस ने 1909 में बने मुसलमानों के सेपरेट इलेक्टोरल एक्ट को खत्म करने की बात कही थी और कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी भारत पर सिर्फ भारतीयों का ही राज होगा, इस पर भी कोई बात नहीं की। इसके बाद जिन्ना ने इस देसी संविधान को मानने के लिए कुछ शर्तें रख दी, जिसमें ये था कि लोकसभा में मुसलमानों की 1/3 सीटें रिजर्व की जाएं और राज्य सरकारों को केंद्र सरकार से भी ज्यादा पावर दी जाए। जिन्ना की ये मांग इसलिए थी क्योंकि जिन्ना को पता था कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, इसीलिए केंद्र में कभी भी मुसलमानों की सरकार नहीं बन सकती, मगर राज्यों में या प्रांतों में बन सकती है। जिन्ना ने जब ये शर्तें रखी तो उधर से हिंदूवादी संगठन बीच में आ गए और कांग्रेस पर दबाव डालने लगे, जिसकी वजह से कांग्रेस ने जिन्ना की शर्तें मानने से इनकार कर दिया और फिर भारतीय नेताओं में फूट पड़ गई और नेहरू रिपोर्ट यानी देसी संविधान का मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। इस घटना के बाद हिंदू और मुस्लिम पार्टियां और ज्यादा कम्युनल हो गई और देश में हिंदू मुस्लिम झड़पें होने लगीं। अब वक्त आ गया था भारत के टुकड़े होने का।
1937 का चुनाव, जो भारत की आजादी और बंटवारे का टर्निंग पॉइंट था। 1937 आते आते भारत का माहौल पूरी तरह से अंग्रेजों के खिलाफ बन चुका था। इसी वजह से जब चुनाव हुए तो भारत के 11 राज्यों या कहे प्रांतों में से 7 में कांग्रेस की सरकार बन गई और उधर 64 मुस्लिम रिजर्व सीटों में से 29 पर मुस्लिम लीग ने जीत हासिल कर ली, मगर किसी भी प्रांत में मुस्लिम लीग की सरकार नहीं बनी। कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत होते ही हिंदूवादी संगठन खासकर हिंदू महासभा और आरएसएस ने हिंदुओं में ये बात फैला दी कि अब भारत में हिंदुओं की सरकार आ चुकी है। उधर जिन्ना ने पहले ही मुसलमानों को लेकर अलग सरकार बनाने की जंग छेड़ रखी थी। कांग्रेस को हिंदुओं की सरकार बताकर हिंदू महासभा और आरएसएस ने जिन्ना को और ज्यादा भड़का दिया था और फिर यहीं से भारत के बंटवारे की चिंगारी आग में बदलनी शुरू हो गई। दोस्तों, हमें लगता है कि भारत के बंटवारे की सोच सिर्फ जिन्ना की थी, मगर ऐसा नहीं है। 2 नेशन थ्योरी यानी हिंदुओं का अलग देश और मुसलमानों का अलग देश, ये सोच सबसे पहले हिंदू संगठनों में पनपी थी। 1920 में ही हिंदू महासभा ने हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग देश की आवाज उठानी शुरू कर दी थी, जिसमें बाद में आरएसएस भी शामिल हो गया था। 1924 में आर्य समाजी नेता लाला लाजपत राय ने भी 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया था, मगर 1937 तक 2 नेशन थ्योरी ने इतना जोर पकड़ लिया कि बात तब ज्यादा बढ़ी जब हिंदू महासभा के लीडर सावरकर ने डायरेक्ट 2 देशों की मांग की और कहा कि भारत में 2 राष्ट्र हैं, एक हिंदुओं का, दूसरा मुसलमानों का। 1937 के चुनाव से पहले जिन्ना सिर्फ मुसलमानों की भारत की राजनीति या सरकार में भागीदारी के लिए लड़ रहे थे, मगर जब उनको 1937 के चुनाव में सफलता नहीं मिली तब जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी को पकड़ लिया और मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग करने लगे। 1940 में जिन्ना ने अंग्रेजों के सामने लाहौर में एक प्रस्ताव रखा कि हमें एक अलग देश दिया जाए। अब चूंकि मुस्लिम लीग एक बड़ी पार्टी थी, इसीलिए जिन्ना की मांग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। कांग्रेस 2 नेशन थ्योरी के बिल्कुल खिलाफ थी, मगर अंग्रेज भारत के टुकड़े करने की साजिशें बुन चुके थे, इसीलिए अंग्रेजों ने जिन्ना को खूब शह दी। अब तक देश का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। एक तरफ तो भारत के लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो चुके थे, दूसरी तरफ 2 नेशन थ्योरी की वजह से हिंदू मुस्लिम दंगे भी होने लगे थे। अंग्रेजों की हुकूमत भी अब कमजोर होने लगी थी और अंग्रेज जिस मकसद से भारत आए थे, यानी भारत को लूटने आए थे, उनका ये मकसद भी पूरा हो चुका था। इसी वजह से अंग्रेजों की भारत पर पकड़ कमजोर हो गई, मगर अंग्रेज जाते जाते भारत के टुकड़े कर देना चाहते थे। 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अंग्रेजों पर और ज्यादा दबाव बढ़ने लगा। अंग्रेज अब कांग्रेस के दबाव में आने लगे थे। इसी वजह से जिन्ना को लगने लगा कि अगर जल्द कुछ नहीं किया तो अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे और कांग्रेस भारत पर हुकूमत कायम कर लेगी। इसी टेंशन में जिन्ना ने 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे नाम से आंदोलन छेड़ दिया। जिन्ना ने मुसलमानों से पूरे देश में आंदोलन करने की गुजारिश की। जिन्ना ने अंग्रेजों और कांग्रेस के सामने शर्त रखी कि या तो अब भारत के टुकड़े होंगे या फिर पूरे भारत का नाश होगा। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे शुरू होता है। मुसलमानों को आंदोलन करता देख हिंदू भी सड़कों पर मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और फिर माहौल इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि कलकत्ता में दंगे भड़क उठते हैं। ये दंगों की आग कलकत्ता से बम्बई, बिहार और असम तक फैल जाती है। ऑफिशियल डाटा के मुताबिक इस दंगे में तकरीबन 4000 लोग मारे जाते हैं। पूरा देश धू धू कर जलने लगता है। अंग्रेज पर्दे के पीछे से हंस रहे थे और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता देश के हालात पर गमगीन थे। आखिरकार इन दंगों को देखते हुए सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिन्ना की मुसलमानों के लिए अलग देश बनाने की मांग को मंजूरी दे दी। देश का माहौल ये बन चुका था कि बंटवारे के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। जून 1947 कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, JB कृपलानी और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान और सिखों की तरफ से मास्टर तारा सिंह, ये सब भारत के बंटवारे के लिए तैयार हो गए। भारत पाकिस्तान की बॉर्डर्स को निर्धारित करने के लिए इंग्लैंड से साइरिल रेडक्लिफ को बुलाया गया। रेडक्लिफ वो बंदा था जिसने कभी भारत को देखा तक नहीं था, न उसे भारत की जियोग्राफी के बारे में पता था, मगर फिर भी उसने बिना सोचे समझे भारत पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया, जिसकी वजह से आधा पंजाब भारत में और आधा पाकिस्तान में चला गया। उधर आधा बंगाल भारत के हिस्से में आया तो आधा पाकिस्तान के हिस्से में।
ये अंग्रेजों की हिंदू और मुसलमानों को बांटने की इतिहास की सबसे बड़ी साजिश थी। बंटवारे के बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया। पाकिस्तान के पंजाब वाले हिस्से में मुसलमानों ने हिंदू और सिखों पर हमले शुरू कर दिए, जिसकी वजह से वहां के हिंदू और सिख भारत की तरफ पलायन करने लगे। इधर भारत में हिंदू और सिखों ने मिलकर मुसलमानों को मारना काटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ के मुसलमान पाकिस्तान की तरफ भागने पर मजबूर हो गए। ठीक ऐसी ही सिचुएशन बंगाल में भी बन चुकी थी। आंकड़ों के मुताबिक 1.5 करोड़ हिंदू और मुसलमानों ने सीमा पार की थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि बंटवारे के बाद लोग ऐसे पलायन करने लग जाएंगे। इन दंगों को रोकने के लिए अंग्रेजों ने ना तो फौज का इस्तेमाल किया, ना ही पुलिस का। यहाँ तक कि भारत के बड़े बड़े नेता तो आजादी की खुशी में मग्न थे। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक तकरीबन 60 से 70 लाख मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, जबकि पाकिस्तान की तरफ रहने वाले 50 लाख से ज्यादा हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत चले आए। तकरीबन 10 से 20 लाख लोग इस बंटवारे में मारे गए, जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे, क्योंकि भारत में हिंदू महासभा और आरएसएस ने पहले से ही मुसलमानों को मारने की प्लानिंग कर रखी थी। खुद नेहरू ने गांधी जी को ये लिखा था कि हिंदुओं की तुलना में मुसलमान दोगुनी तादाद में मारे गए हैं। सिर्फ दिल्ली में ही 20 से 25 हजार मुसलमानों को मार दिया गया था। पाकिस्तान से भारत आने वाली और भारत से पाकिस्तान जाने वाली हर ट्रेन लाशों से भरी हुई थी। इस बंटवारे में औरतों के साथ सभी धर्मों के लोगों ने बहुत बुरा सुलूक किया। लाखों औरतों का बलात्कार करके या तो उनको जिंदा जला दिया गया या जमीन में गाड़ दिया गया। भारत ने दावा किया कि तकरीबन 33,000 हिंदू और सिख महिलाओं को किडनैप किया गया, जबकि पाकिस्तान ने दावा किया कि तकरीबन 50,000 मुस्लिम महिलाओं को किडनैप करके उनका रेप किया गया था। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की आजादी की घोषणा कर दी। तारीख रखी गई 14 अगस्त 1947। जिन्ना की अलग देश की मांग को भी मान लिया गया, जिसके बाद जिन्ना के हिस्से में आज का पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश आया। 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था। दोस्तों 1947 में भारत और पाकिस्तान में सिर्फ जमीन का ही बंटवारा नहीं हुआ था, बल्कि सेना, पैसा, फर्नीचर, यहाँ तक कि बिजली के बल्ब तक का बंटवारा हुआ था। बंटवारे के बाद सेना के 2,60,000 सैनिक भारत के हिस्से में आए, जबकि 1,40,000 सैनिक पाकिस्तान के पास चले गए। जब बंटवारा हुआ था तब पाकिस्तान के पास एक चवन्नी भी नहीं थी, इसीलिए पाकिस्तान को चलाने के लिए 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने की डील हुई। 20 करोड़ तो बंटवारे के वक्त ही दे दिए गए, मगर 55 करोड़ रुपए बाद में देने की बात हुई। मगर इसी वक्त पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पाकिस्तान को बकाया 55 करोड़ रुपए देने से इनकार कर दिया। अब चूंकि डील हो चुकी थी, इस वजह से महात्मा गांधी के कहने के बाद भारत को पाकिस्तान को बकाया 55 करोड़ रुपए देने पड़े। तकरीबन 5 सालों तक पाकिस्तान में इंडियन करेंसी का इस्तेमाल होता रहा। बंटवारे के बाद भारत पाकिस्तान में ये डील हुई थी कि भारत की जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, उनका 20% हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में आएगा। इन प्रॉपर्टीज में ऑफिस की कुर्सियां, सोफे, यहाँ तक कि बिजली के बल्ब का भी बंटवारा किया गया था। वायसराय की एक बग्गी थी जिस पर सोने की परत चढ़ी हुई थी। इस बग्गी के लिए भारत और पाकिस्तान में तनातनी हो गई। बाद में इसका फैसला सिक्के से टॉस करके किया गया और फिर ये बग्गी भारत के हिस्से में आई। अब दोस्तों आखिर में सबसे बड़ा सवाल, आखिर किसकी वजह से हुआ था देश का बंटवारा? कौन था असल जिम्मेदार? देखिए, भारत में बंटवारे से पहले 4 पार्टियां लीडिंग रोल में थी। सबसे पहले अंग्रेज, फिर कांग्रेस, फिर मुस्लिम लीग और लास्ट में हिंदू संगठन, हिंदू महासभा और आरएसएस। भारत के बंटवारे का मेन विलन अगर कोई था तो वो अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने ही सारा रोड मैप तैयार किया था। आर्मी, पुलिस, सरकार सब अंग्रेजों के हाथ में ही था। फिर भी अंग्रेजों ने भारत के बंटवारे को जानबूझकर नहीं रोका। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को सहारा देकर इतना ताकतवर बना दिया कि जिसकी वजह से मुस्लिम लीग ने अलग देश तक छीन लिया। अंग्रेजों के बाद बंटवारे का जिम्मेदार मुस्लिम लीग
यह मोहम्मद अली जिन्ना था। जिन्ना 1930 तक देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। वो स्वतंत्रता सेनानी माने जाते थे, मगर 1930 के बाद जिन्ना मुसलमानों की राजनीति में इतने सांप्रदायिक हुए कि मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग करने लग गए। देखिए, यहाँ एक बात गौर करने लायक है। आज पाकिस्तान के नाम पर मुसलमानों पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान इस्लाम धर्म के नाम पर बना था, जबकि ऐसा नहीं है। समझाता हूँ ऐसा क्यों नहीं है। आप मोहम्मद अली जिन्ना को देखिए। जिन्ना किसी भी एंगल से इस्लाम को मानने वाला मुसलमान नजर ही नहीं आता था। जिन्ना शराब पीता था, सिगार फूकता था, खुलेआम सुअर का मांस खाता था। यहाँ तक कि जिन्ना ने ना कभी नमाज पढ़ी थी, ना ही कभी हज किया था। जिन्ना पूरी तरह से एक लिबरल अंग्रेज था। लिहाजा जिन्ना ने धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि एक कौम, अल्पसंख्यक समुदाय के आधार पर पाकिस्तान बनाया था। जिन्ना का ये कहना था कि इस देश में मुसलमान अल्पसंख्यक है और आजादी के बाद बहुसंख्यक हिंदुओं की सरकार बनेगी और फिर हिंदू मुसलमानों के अधिकारों को छीन लेंगे। इसीलिए मुसलमानों को एक अलग देश की जरूरत है। जिन्ना ने ठीक वैसा ही किया था जैसा भीमराव अंबेडकर ने दलितों को लेकर किया था। अंबेडकर ने भी तो दलितों के हक की लड़ाई लड़ी थी। दलितों के लिए अंबेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया, यहाँ तक कि मनुस्मृति भी जलाई थी। दलितों के रिजर्वेशन के लिए संविधान में कई चीजें लिखी गई। बस जिन्ना और अंबेडकर में फर्क ये था कि अंबेडकर ने दलितों के नाम पर अलग देश नहीं मांगा, जबकि जिन्ना ने मुसलमानों के नाम पर भारत के टुकड़े कर दिए थे। भारत के बंटवारे का तीसरा जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस ने कई ऐसे फैसले लिए जिनकी वजह से हिंदू और मुसलमानों में नाराजगी पैदा हुई। ताकतवर होने के बाद भी कांग्रेस मुस्लिम लीग को खत्म करने में नाकाम रही। जब तक कांग्रेस संभलती तब तक देश बंटवारे की तरफ चल पड़ा था। देश के दो टुकड़े होने का चौथा जिम्मेदार था हिंदुत्ववादी संगठन, हिंदू महासभा और आरएसएस। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, किसी भी हिंदू संगठन ने कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ ना कोई लड़ाई लड़ी, ना ही कोई आंदोलन किया। हिंदू संगठनों ने सिर्फ हिंदुओं की रक्षा की जिम्मेदारी उठा रखी थी। हिंदू महासभा और आरएसएस तभी बाहर निकलते थे जब उनको मुसलमानों के खिलाफ दंगे करने होते थे। जब जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर अड़े थे, तब दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी संगठन हिंदुओं के लिए अलग देश की मांग पर अड़ गए थे, जिसकी वजह से जिन्ना अपने मकसद में कामयाब हुए। मुस्लिम लीग से ज्यादा तो हिंदुत्ववादी संगठन देश के बंटवारे के जिम्मेदार थे, क्योंकि जिस वक्त इनको कुछ बोलना था, कुछ करना था, तब ये लोग कोने में बैठकर सब चुपचाप देख रहे थे। इनकी देशभक्ति सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ निकलती थी, न कि अंग्रेजों के खिलाफ। और आज यही लोग देश के बंटवारे का जिम्मेदार मुसलमानों और कांग्रेस को ठहराते हैं, जबकि इन लोगों ने दंगे और फसाद के अलावा देश के लिए कुछ भी नहीं किया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।